हेलो बच्चों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरू में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, यानी कि वो क्या क्या काम करती है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे हुए थे। अब हम लोग इस चैप्टर के अगले हिस्से में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन कैसे हुई, यानी कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बहुत सारा कुछ। ठीक है, मेरा नाम है राजीव और चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा संविधान है, जिसका ये फ्रंट पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस संविधान को बनाया गया था 1949 में कम्प्लीटली, लेकिन इसको पूरे तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को ये पूरे तरीके से लागू किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी और उसके पहले क्या चीज़ें हुई वो हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, उस समय ये जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज यानी कि केसरिया कलर का, हरे कलर का और ये जो स्लेटी कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये तीनों कलर कंबाइंड रूप से भारत के हिस्से थे। यानी कि भारत तब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाकर था, इतना बड़ा इंडिया जिसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय ही भारत में पार्टीशन की बात होने लगी थी। क्यों हो रही थी, उसके पीछे एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो आपने क्लास 8 में लास्ट चैप्टर पढ़ा था पार्टीशन को लेकर। यानी जब 1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हो रहे थे ब्रिटिश से, उस समय इन लोगों ने ये डिसाइड किया, दोनों लोगों ने मिलके, कि अब हमें अलग होना चाहिए। फ़िलहाल ये जो डिमांड थी वो मुस्लिम लीग की थी। स्पेशली मुस्लिम लीग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो ये कहती थी कि वो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती है, यानी उनको रिप्रेजेंट करती है। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट या उनकी डिमांड को लेकर बातें बनती रही, बिगड़ती रहीं और अंततः बात नहीं बन पाई और पाकिस्तान को भारत से अलग होना पड़ा, या यूँ कहें कि भारत को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। तो ये धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर जो विभाजन हुआ, इसी को पार्टीशन बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भारत का हिस्से में एक ये राइट साइड में बांग्लादेश और यानी कि लेफ़्ट साइड में वेस्ट पाकिस्तान इसमें लिखा हुआ है। तो जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय जब भारत और पाकिस्तान दो भाग में बटे, तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जिसको अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये दोनों काफ़ी समय तक एक साथ रहे। 1970 के बाद जब एक वॉर हुआ जिसमें ईस्ट पाकिस्तान ने कहा कि वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, तब भारत ने उसकी मदद की और ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश बन के बांग्लादेश बन गया। तो हम देखते क्या हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय हम पार्टीशन की समस्या से भी जूझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसी समस्या के साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे अंदर हो रही थी कि जब मान लो ये दोनों अलग हो गए, तो जो भारत के अंदर वाला हिस्सा है उसमें भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जहाँ पे प्रिंस लोग यानी कि राजकुमार या रजवाड़े लोग थे वो हुकूमत कर रहे थे या शासन कर रहे थे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस में है तीन। पहला है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा है कश्मीर। ये तीनों इलाके ऐसे थे जो किसी भी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो कहाँ जाएं। दरअसल डिसाइड करने के पहले की बात समझें तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस दौरान ब्रिटिश ने यानी ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर ये रखा प्रपोज़ल कि हम में से यानी भारत के अंदर रहने वाले जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी राजे और रजवाड़े, उनको ये पूरी छूट दी गई थी। यानी कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे रजवाड़ों को ये छूट दी गई थी कि या तो वो भारत के साथ आ जाएं, या वो पाकिस्तान के हिस्से में चले जाएं, या वो फ्री हो जाएं। तो इस दौरान तक आते आते सैकड़ों जो रजवाड़े थे वो भारत में या पाकिस्तान में मिल चुके थे। लेकिन इस दौरान भी जब हम देश को आज़ाद पाते हैं, उसके बाद भी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये तीनों कन्फ्यूज़न में थे कि ये क्या करें।
इनकी खुद की इच्छाएं थी या और भी तरह की समस्याएं थी, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, इसकी लंबी स्टोरी है, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो अपने आप को फ्री रखने की कोशिश कर रहे थे। फ़िलहाल बाद में एक एक्सेशन अग्रीमेंट होता है जिसमें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तीनों एक एक करके बारी बारी से भारत के हिस्से में आ जाते हैं, ये भारत का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन को देख रहे हैं तो हम उसी चीज़ को देखते हैं। अब हम देखते क्या हैं कि भारत में जो हमारा संविधान बना उसमें कई ऐसे देश हैं जिनके संविधानों से हमने चीज़ों को सीखी। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हो, ये फ्रांस की एक सीन दिख रही है आपको जिसमें एफिल टावर है, ये फ्रांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इमारत है। इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आपको फ्रांस याद रहे। तो फ्रांस की एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें बराबरी और भाईचारा और अधिकारों की बात हो रही थी दुनिया में सबसे पहले, यानी फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और राइट्स, इस तरह की बातें सबसे पहली बार यहीं पे शुरू हुई, फ्रांस में। तो यहाँ से भारत के संविधान में ये बातों को एक्सेप्ट किया गया है, लिया गया है, रिसीव किया गया है। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं कहाँ कहाँ से रिसीव किया गया है। तो भारत का संविधान जो बना वो दरअसल भारतीयों जैसे ये और विदेशी चीज़ों, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कौन है। ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू जी, जो एक बहुत ही फेमस वकील थे और ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर भी थे भारत के अंदर। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपना संविधान बनाने में सक्षम हैं, एबल हैं, कैपेबल हैं, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इनकी बात को नहीं माना। इनको एक चैलेंज दिया गया कि क्या आप खुद एक संविधान भारत के लिए बना सकते हैं। तो ये और कई और इम्पोर्टेंट पर्सन ने मिलकर भारत के लिए संविधान लिखने की कोशिश की और उनकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई 1931 में। अगर ये यहाँ पे हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ये इस जगह पे आपको दिखेगा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर इंडिया। तो इन्होंने जो ड्राफ्टिंग की वो 1931 में कंप्लीट हो गई और ये ड्राफ्ट का बहुत सारा हिस्सा आज भी भारत के संविधान में है। यानी जो 1931 में इन्होंने काम किया उससे बहुत कुछ लेकर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इनका भी बहुत सारा योगदान था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिसीव की गई। अब मैं बता रहा था कि और कौन कौन से देश हैं जहाँ से हम लोगों ने चीज़ें ग्रहण की है या एक्सेप्ट की हैं, रिसीव की हैं। ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोगों ने किस तरह पार्लियामेंट काम करता है वो पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने अपने संविधान में यहाँ से सीख कर उसको मेंशन किया है, वहाँ पे लिखा है। अगला है रशिया। रशिया से हम लोगों ने कई सारी अच्छी बातें सीखी। ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य जैसी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको बोलते हैं हम। आगे देखते हैं, रशिया ये है जो आप देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ से हम लोगों ने सीखा, जैसे कनाडा से भी हम लोगों ने जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स से भी लिया गया, अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, और यहाँ साउथ अफ्रीका से लिया गया जिसमें हम अमेंड कर सकते हैं अपने संविधान को। ऑस्ट्रेलिया से कई सारे शब्दों को लिया गया, ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है यूएस। यूएस से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को रिसीव किया, यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि पहले 7 थे, अभी हमारे पास 6 हैं, जिसमें जानते ही होंगे आप लोग, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इस तरह के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लोगों ने यूएस से सीखा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। और आपको मालूम ही है कि यूएस पहला देश है दुनिया का जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। ये यूएस है, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या एक्सेप्ट किया हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब संविधान सभा, यानी जहाँ पर सभी लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में रोज़ पार्टिसिपेट करते थे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस थी जो लगभग 3 साल चली। एग्जैक्टली तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन चली थी। उस 11 महीने 18 दिन को अगर आप रफली याद रखना चाहें तो लगभग 3 साल ये चली। आप देख रहे हैं वल्लभ भाई पटेल जी इसमें सामने बैठे हुए हैं।
तो इस तरह कई सौ लोग अक्सर यहाँ पर आकर बैठते, दूसरे देशों में जाते, वहाँ से चीज़ों को समझते, उसको अपने देश में हम अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं ये कुछ समझते, और कुछ मैटर इकट्ठा करके उसको नोट करके लाते, लोगों का फीडबैक लेते, रिव्यू लेते, उसको फिर से एडिट करते और फिर से उसको सबके सामने रख कर डिस्कशन किया जाता। अगर वो इस पूरी सभा में मैक्सिमम वोट से वो प्रपोज़ल पास हो जाता, तब उसको संविधान का हिस्सा बनाने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता। इस तरह एक एक पॉइंट को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और बाद में उसकी ड्राफ्टिंग की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इसीलिए उनका नाम सबसे फेमस हो जाता है। उनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीन है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, ये सभी लोग जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, मैक्सिमम यानी कि लगभग 90% या 99% लोग, सभी के सभी पहली बार जो हमारी गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें कन्वर्ट हो गया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहला सेशन था वो इलेक्शन से नहीं आया था, वो इन्हीं लीडर्स से डायरेक्टली आ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब हमारे पास आया तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे वोट देने के अधिकार मिलने लगे। इसके पहले यानी कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ब्रिटिश लोगों से, तब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। उस समय कुछ विशेष जिसके पास होती थी चीज़ें, वही वोट दे सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी या तो वो पर्सन एजुकेटेड हो, या तो वो पर्सन टैक्स देता हो, और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप समझ चुके हैं, या तो वो टैक्स देता हो, या वो एजुकेटेड हो, या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, तो उसको वोट देने के राइट मिल जाते थे। इसका मतलब क्या कि बहुत कम ही लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था, इसलिए सबकी बातें सुनी समझी नहीं जाती थी। अब जब हम आज़ाद हो रहे थे उसके पहले हम देखते हैं कि भारत में किंगशिप जैसा कुछ था, यानी कि मुगल्स थे। जब ब्रिटिश लोग आए उसके पहले मुगल्स थे। ब्रिटिश लोगों ने भी राजा और प्रजा की तरह ही हमसे बिहेव किया। राजा और प्रजा का मतलब सब्जेक्ट और किंग, तो हम नीचे लाइन से खड़े हुए हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं यानी प्रजा, और ऊपर किंग है यानी कि रूलर। इस तरह का बिहेवियर था। तो हम लोगों के अंदर ये भावना भी डेवलप करनी थी कि हम सब एक बराबर हैं, कोई राजा और प्रजा नहीं है, यहाँ पर सब बराबर हैं। ये फीलिंग लाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत मेहनत की। आप इसमें भी देख सकते हैं राजा और प्रजा की बिहेवियर किस तरह होती है। राजा बोलता है, प्रजा को फॉलो करना होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। ठीक है, उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखने की बात करें तो आइए आपके चैप्टर में चलते हैं। ये मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी का चित्र है, अबुल कलाम आज़ाद जी का है, और टी कृष्णमाचारी जी का है। ठीक है, अब इसमें जो अंडरलाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस थी, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, बहुत मुश्किलें थी। नॉट एन ईजी अफेयर, यही उसका मतलब है। स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू द ऑफ सिटीजन्स, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब प्रजा और सिटीज़न का मतलब नागरिक, प्रजा से नागरिक बनने की ओर हम आगे बढ़ रहे थे, इसलिए भी मुश्किलें थी। पार्टीशन मैंने बता दिया था किस तरह पार्टीशन भी हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। इसके अलावा 10 लाख पीपल वर किल्ड, इस पार्टीशन में इतने सारे लोग मारे गए थे जो दोनों साइड्स के थे, इंडिया और पाकिस्तान। ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये मैंने प्रिंसली स्टेट्स की कहानी बताई थी कि किस तरह उनको ये ऑफ़र दिया गया था कि वो मर्ज विद इंडिया या पाकिस्तान या रिमेन इंडिपेंडेंट, इन तीनों में से किसी कंडीशन में रह सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, इट ऑल्सो स्ट्रगल टू रिजुवनेट आवर कंट्री, यानी कि नेशनल मूवमेंट सिर्फ हमें आज़ाद कराने के लिए ही नहीं था कि विदेशी शक्तियों से आज़ाद करते, बल्कि वो हमें खुद को नया बनाने के लिए भी एक स्ट्रगल था। आगे है 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1931, ये मैंने बताया 1931 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने, उसी का बहुत सारा हिस्सा आगे चलकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है इस समय
कि ऑल पर्सन, ऑल पीपल हु आर लिविंग इन अ कंट्री एंड हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स दे कैन कास्ट देयर वोट्स, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी सभी व्यक्ति जो भारत के अंदर रहते हैं, सभी नागरिक जो भारत के अंदर रहते हैं और उन पर कोई बहुत खतरनाक आपराधिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, यानी कि षड्यंत्र नहीं किया है उन्होंने, वो क्लेम में नहीं फंसे हुए हैं किसी, यानी सिंपल सी बात, सभी 18 साल के ऊपर के लोग को वोट देने का अधिकार है, अगर वो देश के खिलाफ कोई कार्रवाई में नहीं पाए जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब कुछ हमने सीख लिया, देख लिया कहाँ कहाँ से आया था। माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी हमें देखने थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हमने बता दिया कि ये एक वही असेंबली थी जो ये सब काम कंटिन्यूसली कर रही थी। ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली अ फ्यू, ये मैंने बता दिया था कि क्यों कुछ लोगों को ही ब्रिटिश लोगों ने वोट देने का अधिकार दिया था, क्यों, क्योंकि उनके फ़ायदे थे। आगे, आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हमारे लीडर्स ने अलग अलग देशों से भी बहुत सारी चीज़ें हासिल की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए, ये हम देख चुके हैं। आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी हमने देखा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से। बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, ये बिल ऑफ राइट्स वही है, फंडामेंटल राइट्स, यूएस से लिया। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, ये हमने रशिया से लिया, और इस तरह और भी कई देशों से हमने चीज़ें ली। उम्मीद है आज आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।